हेलो खुशामदीद। मैं फ़ातिमा। स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। दोस्तों, मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस्लाम को अच्छा दिखाने की कोशिश में और कई बार मुसलमानों के दिल में एक फेक प्राइड इंस्टिल करने की कोशिश में कई बार मुस्लिम प्रीचर्स और बिलीवर्स झूठ का सहारा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उनके झूठ को क्रॉस चेक नहीं कर सकते, लेकिन कई बारी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि हम जान सकें कि जो भी बातें ये बोल रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। ऐसी ही एक वीडियो मेरे हाथ लगी। जिस मोहतरमा ने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो का टाइटल रखा है थिंग्स यू डिडंट नो वर इन्वेंटेड बाय मुस्लिम्स। यानी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते मुसलमानों ने इजाद की है। अब ये जो वर्ड है ना, मुसलमानों ने इजाद की है, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। खैर, इस वीडियो में इन्होंने जो भी दावे किए हैं, कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो मैं बताऊंगी ही। लेकिन इस तरह की वीडियोस बनाने का इन जैसे लोगों का जो मकसद होता है, वो कितने ही लेवल्स पे कितना गलत होता है, इसके बारे में भी मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ। कैसे मज़हब को लेकर के एक पूरे कम्युनिटी को पोलराइज़ करने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये साबित करने की कोशिश करूं कि मुसलमानों ने क्या इजाद किया है और क्या इजाद नहीं किया है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा रियल मकसद है वो ये है कि मैं एक आम मुसलमान के सोच पे रोशनी डालना चाहती हूँ। उसके सोचने, समझने, देखने और उसके नज़रिए पे रोशनी डालना चाहती हूँ। इस वीडियो को मैं और आगे कंटिन्यू करूं, इससे पहले आप ये इनका एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इनके दावे कितने सही हैं और कितने गलत। Things you did not know were invented by Muslims. Now imagine a world without Muslims. तो जैसा कि आपने ये वीडियो क्लिप सुना, इसमें इन्होंने बताया है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों ने ईजाद की हैं। जितने भी मुस्लिम्स मुझे सुन रहे हैं, जितने बिलीवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो अभी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ईजाद की है। खैर, इसमें मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ जो पहला पॉइंट था इनका कि कॉफ़ी को जो है मुसलमानों ने इन्वेंट करा है। पहले तो आप कॉफ़ी इन्वेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आई थिंक इनका मतलब होगा डिस्कवर किया है। तो कॉफ़ी को मुसलमानों ने डिस्कवर नहीं किया। कॉफ़ी की डिस्कवरी हुई थी 9th सेंचुरी में इथियोपिया में, और इन्हें डिस्कवर किया था एक गोट हर्डर थे, काल्दी नाम था उनका। बकरियों को चराते थे और इन्होंने 9th सेंचुरी में जो है फ़र्स्ट टाइम कॉफ़ी बीन्स को, कॉफ़ी की बेरीज़ को डिस्कवर किया। इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक बार अपनी बकरियों को देखा कि कॉफ़ी की बेरीज़ खाने के बाद वो सोती नहीं हैं, उल्टा वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और इस डिस्कवरी के बारे में उन्होंने अपने लोकल मॉनेस्ट्रीज़ के मॉन्क्स को बताया, और वहाँ से जो है ये कॉफ़ी की बेरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोग कॉफ़ी कंज्यूम करने लग गए। इथियोपिया समेत आस-पास के जो भी इलाके हैं वहाँ पे कॉफ़ी जो है काफ़ी समय तक कंज्यूम होने लगा। बाद में लगभग 15th सेंचुरी के आसपास यमन के कुछ सूफ़ी मॉनेस्ट्रीज़ के लोग जब ट्रैवल के थ्रू उन्हें कॉफ़ी के बारे में पता चला, तो वो कॉफ़ी को जो है अपने जगह पे जहाँ से वो आए हैं, उस समय देश या मुल्क तो नहीं मुझे पता, लेकिन जिस भी रीजन से वो आए वो मिडिल ईस्ट में फैला, और ख़ास तौर पे जो सोमाली स्लेव्स होते थे, अ, उनके थ्रू जो है कॉफ़ी मिडिल ईस्ट और यूरोप में जा कर के स्प्रेड हुआ। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि कॉफ़ी को इजाद करना, डिस्कवर करना तो बहुत दूर की बात है। जब कॉफ़ी के बारे में और कॉफ़ी कंजम्पशन के बारे में मुस्लिम वर्ल्ड को पता चला, तो 1511 में कॉफ़ी को बैन कर दिया गया।
यानी कि कॉफ़ी कंज्यूम करना फॉरबिडन था। और जितने भी ऑर्थोडॉक्स इमाम्स हैं और थियोलॉजिकल थे जो मक्का के कोर्ट में बैठते थे, उनके हिसाब से कॉफ़ी पीना हराम था। बाद में 1524 में ऑटोमन एम्परर सुल्तान सुलेमान ने जो है इसको दोबारा से लीगलाइज कर दिया। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन एक तरह का ड्रग होता है, और ये जो ड्रग होता है वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कैफ़ीन जिस ड्रग के कैटेगरी में आता है उसे हम कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग। अब अगर मैं आपको साइको एक्टिव ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। इन एग्जांपल्स में आती हैं अल्कोहल, कोकीन, निकोटिन, कैनबीज, हीरोइन, कैफ़ीन। तो पहले तो आप ये डिसाइड करने से पहले कि कॉफ़ी को किसने डिस्कवर किया, ये डिसाइड कर लीजिए कि कॉफ़ी पीना जो है हलाल है या हराम है। क्योंकि अगर हम साइको एक्टिव ड्रग्स के लिस्ट को देखें तो अल्कोहल, कैनबीज, निकोटिन, कोकेन और हीरोइन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नशीली पदार्थ होती हैं, और इस्लाम में किसी भी तरह का जो नशा है वो हराम है। तो अगर इन सब चीज़ों से नशा होता है तो कैफ़ीन से भी नशा होता है। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं। अगर आप टू मच कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो ये आपके दिमाग में कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें करेंगी, और ये एक नशीली चीज़ों में आती हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स के कैटेगरी में आती हैं। दूसरी जो इन्होंने चीज़ बोली थी वो था कैमरा। तो अब अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो फिर बहुत से मुस्लिम्स जो हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो 1400 साल पुरानी तो नहीं है, वो बहुत बहुत हज़ार साल पुरानी है। तो जो भी इन्वेंशंस हैं 1400 साल से कई कई हज़ार सालों से हो चुके थे। खैर, अगर कैमरा की बात करें तो जो ओल्डेस्ट नॉन रिकॉर्ड हमें मिलता है वो हमें मिलता है हान चाइनीज़ फ़िलासफ़र मोज़ी की तरफ से। इन्होंने इसकी फ़िलासफ़ी जो है, रिटन नॉलेज जो है, लगभग 470 सीसी से 391 बीसी के बीच में दी थी। मोज़ी ने करेक्टली ये बताया था कि जो कैमरा ऑब्सक्योर इमेजेस हैं वो इन्वर्टेड क्यों होते हैं। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिए थे कि क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है अपने सोर्स से, इसलिए जो कैमरा ऑब्सक्योर की इमेजेस होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। बाद में इन 11th सेंचुरी के आसपास जो अरब फिजिसिस्ट हैं इब्न अल haytham, इन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब लिखी जिस किताब का नाम था ऑप्टिक्स। इस किताब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का ज़िक्र किया है, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक लाइट के स्मॉल ओपनिंग्स में की थी और एक अंधेरे कमरे में की थी। इसके बाद उन्हें इन्वेंटर ऑफ पिन होल कैमरा का खिताब दिया गया, इसका क्रेडिट दिया गया। और इसी के साथ साथ क्योंकि उन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी, किताब लिखी थी, तो ऑप्टिक्स का भी जो क्रेडिट है वो जो है इब्न अल haytham को मिलता है। तो अगर हम पिन होल कैमरास की बात करें और ऑप्टिक्स की बात करें तो डेफिनेटली इसका जो क्रेडिट जो जाता है वो अरब फिजिसिस्ट इब्न अल haytham को जाता है। इन्होंने ये डिस्कवरी जो है 11th सेंचुरी में की थी। ऑल्दो जो इसका सबसे मेन पॉइंट है कि जो इफ़ेक्ट होता है सिंगल लाइट पासिंग थ्रू अ पिन होल, इसे अर्लियर भी बहुत से फिजिसिस्ट जो थे वो दुनिया भर में डिस्क्राइब कर चुके थे। और अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो बहुत से सिविलाइजेशंस में, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, ऑप्टिकल इल्यूजन्स और ऐसी डिवाइसेस दिखती हैं जिससे ये पता चलता है कि आज से कई कई हज़ार साल पहले भी लोगों को ऑप्टिक्स का पता था। अब ये तो हो गई पिन होल कैमरास। जो रियल कैमरास की हम बात करते हैं जिससे हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो 1685 में जोहान जहान ने फर्स्ट टाइम जो है कैमरा को डिज़ाइन किया। इसके बाद 1825 में जोसेफ नाइस्पोर नाइपेस ने पहली बार फ़ोटोग्राफ लिया। ऑल्दो ये जो फ़ोटोग्राफ थी इसकी इमेज जो है कुछ ही टाइम के बाद चली जाती थी, ये एक टेम्पररी इमेज था। और इसके बाद 1837 में लुइस टोग्रे ने ड्यूरोटाइप्स कैमरास बनाई जो कि ये इंश्योर करती थी कि जो भी इमेजेस हैं वो परमानेंट हो। और इसी के साथ और भी इन्वेंशंस होती गई, और भी एडवांसमेंट होती गई, और आज हमारे पास ऐसे सेल फोन्स हैं जिसमें कैमरास मिलती है और हम जो है कहीं भी हो फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो लगता है कि
इसके ऊपर एक पूरा ह्यूमन हिस्ट्री ने काम किया और तब जा कर के आज हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ अगर कोई मज़हब देख रहा है कि किस मज़हब के किस इंसान ने इजाद किया है, तो ये उसके लिए बहुत शर्म की बात है। ख़ैर, अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक की हिस्ट्री भी इस्लाम से बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी है। जो बहुत ही एंशिएंट क्लॉक हमें देखने को मिलता है, जो टाइम क्लॉक तो नहीं कहेंगे, जो टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं, तो वो थी सनडायल्स। और ये लगभग 1500 बीसी में देखने को मिलती है। इजिप्ट में ये इजाद किया गया था और constructed about 3500 BC, was the oldest shadow clock used to measure time। यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम मेजरिंग जो डिवाइसेस थी, ये लगभग 3500 BC के आसपास इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। और आज से लगभग 5000 6000 साल पहले भी लोगों के पास ऐसी डिवाइसेस थी जिससे वो समय का पता लगा सकते थे। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे टाइम कीपिंग डिवाइसेस आए। फॉर एग्जांपल सैंड ग्लासेस, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक। और ये जो भी हम डिवाइसेस की बात करें, ये एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उन रीजन्स की, जो टाइम के साथ साथ एडवांस होती गई। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जहाँ पे कोई मुस्लिम रीजन या किसी मुसलमान ने इसको इजाद किया हो। खैर, अगर हम मॉडर्न डे क्लॉक की बात करते हैं तो इसका क्रेडिट जाता है पीटर हेलियन को। ये एक लॉक स्मिथ थे न्यूनबर्ग, जर्मनी के, और इन्होंने जो है मॉडर्न डे क्लॉक को इन्वेंट करा। और यूरोप में जितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत क्लॉक्स हम देखते हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ये पीटर हेलियन को जाता है। इन्होंने दो तरह के क्लॉक्स पे काम किया, एक तो जो बहुत ही छोटी पोर्टेबल होती हैं जिसको आप पॉकेट में रख सकते हैं, और एक जो बहुत बड़ी साइज़ की होती हैं। ज़्यादातर इनके जो क्लॉक्स इन्होंने बनाए थे, इनका जो फर्स्ट क्लॉक हेलियन ने बनाया था वो लगभग 1510 में बनाया था। और ये जो क्लॉक इनका ख़त्म हुआ था बनाने में, जितना टाइम लगा था वो था 1541। तो ये जो लोग हैं, इनमें से मुझे कहीं भी ये दिखाई नहीं दिया। ऑल्दो अगर आप इंटरनेट पे जा कर के स्पेसिफिकली आप टाइप करेंगे तो गूगल का एक एल्गोरिदम होता है, वो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो कहीं ना कहीं मुस्लिम से लिंक होगी। अगर मैं इसको ऐसे टाइप करूँ कि कोरियंस मेड द एंशियंट क्लॉक एंड डिस्कवर्ड द एंशियंट क्लॉक, आई विल फाइंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो अगर आपको वाकई में अगर ये जानना है कि कोई चीज़ पहले बार किसी मुसलमान ने इन्वेंट की या नहीं की, तो आप देख लीजिए कि उससे पहले यानी 1400 साल पहले ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं। क्योंकि इस्लाम जो है ये तो 1400 साल पुराना है। अब बहुत लोग इससे भी डिनाई करेंगे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जब पैदा हुए और उसके बाद जब कुरान लिखी गई और अल्लाह की तालीम जब से हमें मिली है, उससे पहले का जो भी टाइम था वो सब तो जाहिल लोग थे। तो ये सारी चीज़ें तो तब से चली आ रही हैं, आज से 5000 6000 साल पहले। तो हाँ, तो क्लॉक का जो क्रेडिट हम ले रहे हैं वो भी हमारे लिए गलत है। क्लॉक हमने नहीं बनाई। क्लॉक जो है आज से 5000 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अब इन्होंने कहा कि परफ्यूम्स जो है इसका क्रेडिट जाता है मुस्लिम्स को, मुसलमानों ने जो है परफ्यूम्स बनाई हैं। मैं आपको बता दूँ, परफ्यूम्स की हिस्ट्री भी इस्लाम से बहुत बहुत पुरानी है। जो बहुत एंशंट परफ्यूम्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है वो सिप्रस में डिस्कवर हुआ है। और ये जो परफ्यूम्स हैं ये लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। बहुत से कल्चर्स में आज से 5000 6000 साल पहले परफ्यूम्स अवेलेबल थी। इन सिविलाइजेशंस में आती हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो डेफिनेटली जो जाहिल लोग थे बहुत पुराने टाइम पे जब इस्लाम नहीं आया था, उन लोगों ने जो है परफ्यूम्स बहुत पहले इजाद कर ली थी। मुसलमानों ने परफ्यूम्स इजाद नहीं की है। इन सभी जो इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मेरे बात पे यकीन ना हो या कुछ डाउट हो, आप जा कर के चेक भी कर सकते हैं। अब इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जो मैप है ये भी मुसलमानों ने इजाद किया। ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि मैप्स जो है वो भी कई हज़ार साल पहले से थी। लेकिन अगर हम एंशंट वर्ल्ड मैप अगर फर्स्ट टाइम अगर कहीं बनी है
तो ये बेबीलोनियन मैप थी, और द इमागो मुंडी मैप जो है इसको कंसीडर किया जाता है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्ल्ड मैप। यानी कि वर्ल्ड मैप तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन जो अभी भी सर्वाइव कर रही है, जिसको अभी प्रिजर्व करके हम रख पाए हैं, वो इमागो मुंडी मैप है। और ये जो मैप थी ये पुरानी है लगभग 700 से 500 BC, यानी लगभग लगभग 3000 साल पुरानी है। तो 3000 साल पहले वर्ल्ड मैप भी बना दिया गया था। वर्ल्ड मैप मुसलमानों ने इजाद नहीं किया है। वो अब कुछ लोग कह रहे थे इस वीडियो में, ये मोहतरमा कह रही हैं कि चेस जो है मुसलमानों ने इजाद किया है। चेस जो है लगभग 15,000 साल पहले जो है भारत में ये इसका रिकॉर्ड मिलता है। चेस को जो है चतुरंगा कहा जाता था इंडिया में। और इंडिया के आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे हम एशियन बर्मा या फिर थाईलैंड, या फिर अगर हम नॉर्दर्न साइड में जाए तो चाइना, और अगर वेस्टर्न साइड में जाए तो जो भी पर्शिया है आज के टाइम का ईरान, वहाँ पर जो है इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना था कि चेस वहाँ पर भी खेले जाते थे। लगभग लगभग जब पर्शिया में इन्वेजन्स होते हैं, इस्लामिक इन्वेजन्स, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मुस्लिम्स को चेस एक गेम है इसके बारे में पता चलता है। और फिर वहाँ से जो है चेस जो है बाकी जगहों पे जाता है, जैसे कि यूरोप हो गया या फिर एशिया के और इलाकों में चेस चला जाता है। तो चेस का क्रेडिट भी हम मुसलमानों को नहीं दे सकते। लगभग 1500 साल पहले से जो है इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वैसे चेस तो और भी ज़्यादा पुराना है। अब आ जाते हैं हम पेन का। तो पेन जो है आज से 2000 BC, यानी लगभग लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले इजिप्ट में इजाद हो चुका था। इजिप्शियन रीड पेन कहा जाता है। और इजिप्ट में जो है इस पेन को लगभग बैम्बू के प्लांट्स और मार्श ग्रासेस की मदद से बनाया जाता था। टैबलर स्टेम्स और भी बहुत सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करती थी। और पेन का जो इंक है, जिसको बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, उसे इंडिया ने इन्वेंट किया था। तो पेन की इंक से लेकर के पेन तक इसका कोई भी ट्रेस हमें कहीं भी नहीं मिलता, जो मुसलमानों ने इजाद किया। फर्स्ट टाइम दिखाया कि देखो पेन जैसी एक डिवाइस होती है, आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ अब आ जाते हैं सोप में। तो लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले साबुन भी इजाद हो चुका था। जो बेबीलोनियंस थे उन्होंने ये सोप जैसी चीज़ों को इन्वेंट कर लिया था। लगभग 2800 BC में जो है सोप अवेलेबल था। अगर सोप के अलावा और भी चीज़ें देखें तो शैम्पू और ऑयल, ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बहुत एंशिएंट टाइम पे इजाद कर ली गई थी। तो ये सारी चीज़ों का क्रेडिट भी हम मुसलमानों को तो नहीं दे सकते, क्योंकि मुस्लिम्स तो 1400 साल पुराने ही है ना। इनकी इनकी एग्जिस्टेंस तो 1400 साल पुरानी है। ये सारी चीज़ें तो लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले से ही इन्वेंट हो चुकी है, और कल्चरली यूज़ भी हो रही है। तो फिर हम इसका क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? जब तक प्रॉफिट मोहम्मद पैदा नहीं हुए, उन्होंने अल्लाह की तालीम नहीं दी, तो ये जाहिल लोगों ने ये सारी चीज़ें फिर इन्वेंट करी। इसका क्रेडिट तो हम नहीं दे सकते ना। अब लास्ट लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, ओरिजिन ऑफ कारपेट। तो अब बहुत सारे मुसलमानों को लगता है, ये पता नहीं कौन सा अली बाबा और जैस्मीन की मूवी देख के आते हैं, उनको लगता है कि कारपेट मुसलमानों ने इजाद की है। मैं आपको बता दूं कि कारपेट जैसी चीज़ तो उसी जगह इन्वेंट होगी ना जहाँ पे ठंड होता है। आप ऐसी जगह पे तो रखोगे नहीं। अब मिडिल ईस्ट जो है वो तो पूरी गर्मी वाली जगह है, सैंड वाला प्लेस है। तो वहाँ पे गर्मी वाली जगह पे लोग कारपेट्स क्यों बनाएंगे? तो जो कारपेट है ये 6000 साल पुराना है, 6000 से भी ज़्यादा साल पुराना है। जो ओल्डेस्ट कारपेट डिस्कवर है किया गया है वो है पाइज़िया कारपेट, और ये लगभग सीबियन ब्यूरल माउंड में मिला। इसको डिस्कवर किया गया था 1949 में। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो मुसलमानों के एग्जिस्टेंस से कई हज़ार साल पहले कारपेट्स भी डिस्कवर हो गई थी। और अरब में लोग कारपेट्स भी बनाते होंगे बहुत साल पहले से, लेकिन वो पॉलीथियस लोग थे, वो जाहिल लोग थे। वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे वही लोग कारपेट्स बनाते थे। फ़र्क बस इतना है कि लोगों का मज़हब बदल गया,
और उनकी जो कल्चर है और जो भी उनकी ऑक्यूपेशन है वो चेंज नहीं हुई बस। लास्ट जो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को इजाद करने का जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी को। अब यहाँ पे तो लोग बहुत खुश होंगे कि ये एक आदमी मिल गया, मोहम्मद नाम है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी। तो वाक़ई इनको फ़ादर ऑफ़ अलजेब्रा कहा जाता है। इन्होंने अलजेब्रा, वैसे अलजेब्रा की जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुरानी है। ये एंशिएंट इंडियंस भी इसके ऊपर काम कर चुके हैं, एंशिएंट चाइनीज़ भी इसका, लेकिन जो प्रॉपर इस चीज़ को एक डॉक्यूमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे अलजेब्रा के, जो मेन इनको अगर हम फ़ादर कहें तो वो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी हैं। तो मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना ज़रा इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक पर्शियन फैमिली में पैदा हुए और इनकी जो फैमिली थी, इनके जो पेरेंट्स थे ये ज़ोरास्ट्रियंस थे। बहुत ये श्योरिटी है कि परहैप्स जो ये इनकी यूथ एज थी ये ज़ोरास्ट्रियन फेथ में थे, ये मुस्लिम नहीं थे। बाद में मोहम्मद इब्न जाहिर अल तबरी ने इनको अपना नाम दिया मोहम्मद बिन मूसा। और ये जो टाइटल है ना ख़वारिज़मी, ये कोई मुस्लिम टाइटल नहीं है, ये एक पर्शियन टाइटल है। जो ग्रेटर पर्शिया था, इससे पहले तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब ग्रेटर पर्शिया का हिस्सा था। ग्रेटर ईरान का हिस्सा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे और बाद में फिर शायद इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया या फिर इन्हें ज़बरदस्ती चेंज करना पड़ा। और इससे ये भी पता चलता है कि अल ख़वारिज़मी की जो ज़्यादातर अकम्प्लिशमेंट्स थी वो 813 से 833 के बीच में थी। और जो पर्शिया पे इन्वेजन्स हुए थे, फ़ोर्सफुल इन्वेजन्स हुए थे, इसकी जो हिस्ट्री हमें मिलती है वो इससे पुरानी है। यानी कि इनके समय से बहुत पहले पर्शिया को इन्वेड कर दिया गया था। और पर्शिया में जो इन्वेजन्स हुई थी उसकी हिस्ट्री बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही क्रूल है। लगभग 642 से 10th सेंचुरी के बीच ये इन्वेजन्स हुई। इस बीच जो भी ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के लोग थे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उन्हें बहुत परसिक्यूट किया गया, हरास किया गया। उन्हें जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया था एज नाजीज़। नाजीज़ यानी कि पॉल्यूटेड और इम्प्योर, और मुसलमानों के नज़र में उन्हें गंदा समझा जाने लगा। उसको फिर कुछ समय के बाद जो है इन लोगों ने शायद लड़ा भी होगा अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन शायद बहुत समय तक ये लड़ नहीं पाए। और उसके बाद फिर इनको जो है फ़ोर्स कर दिया गया कि वो इस जगह पे नहीं रह सकते, ये मुसलमानों की जगह है, ये मुसलमानों का कौम है। और फिर इन्हें अपने शहरों को छोड़ना पड़ा, अपने गाँव को छोड़ना पड़ा, अपने मेजर मेजर सैंक्शंस और अपनी ज़िंदगी को, अपनी ऑक्यूपेशन, अपने कल्चर को छोड़ना पड़ा। और बहुत से ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो जगह जगह, दूसरी दूसरी जगह पे भागे। आज भी भारत में जो पारसी लोग हम देखते हैं, दे आर पर्शियंस। ये इनके अपने कुछ टेम्पल्स हैं इंडिया में। बहुत कम पॉपुलेशन है लेकिन अभी भी ये कुछ कुछ ही सही लेकिन हैं। इन्हें ज़ोरास्ट्रियंस हैव बीन सब्जेक्टेड टू पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यानी पब्लिकली जो है उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था थ्रू ड्रेस रेगुलेशंस, यानी कि उन्हें एक अलग तरीके के कपड़े पहनने दिए जाते थे। अब बहुत से मुसलमान कहेंगे कि ये तो इन्वेडर्स थे, ये तो बुरे लोग थे, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ इसके बाद, जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे सेम रेगुलेशंस क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के ऊपर लगाई गई थी, कि उनका एक अलग ही ड्रेस कोड बना दिया गया था उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए। ख़ास तौर पे उस जगह पे इन्वेजन करके जहाँ पे पहले से ही उनकी आबादी थी, उन्हें अपने ही देश में, अपने ही लैंड में ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। टू बीइंग लेबल्ड एज नाजीज एंड टू एक्सक्लूजन इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन और वर्क, इनको अपने समाज से निकाल दिया गया, अपने एजुकेशन से निकाल दिया गया। जो काम ये लोग करते थे, जो कल्चर इनका था, इन सब चीज़ों से इन्हें निकाल दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें आप बीती हुई है ये लगभग 642 से 10th सेंचुरी के बीच में हुई है। और इसी बीच जो है फादर ऑफ अलजेब्रा का जन्म हुआ, जो कि एक ज़ोरास्ट्रियन थे, जिनके माता पिता एक ज़ोरास्ट्रियन थे और बाद में उन्हें अपना धर्म
मज़हब बदलना पड़ा। तो ये तो था एनालिसिस। यहाँ पे ज़्यादातर जो दावे थे वो गलत साबित होते हैं, और जहाँ पे सही साबित होते भी हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि चीज़ें जो है इससे कई कई समय पहले इन्वेंट हो चुकी थी। और एक दुखद किस्सा भी देखने को मिलता है फादर ऑफ अलजेब्रा का। तो ये तो था इनकी जो भी दावे थे इनका जवाब। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठा फेक प्राइड इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के दिल से, इसको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मुस्लिम भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन सबको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी मुसलमान को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को आईना दिखाना था। इस वीडियो को बना करके मैं ये बताना चाह रही थी कि किस तरीके से ऐसी वीडियोस बना करके मुसलमानों को पोलराइज किया जाता है, आपको दूसरों से अलग थलग कर दिया जाता है। जब हम इजाद करने की बात करते हैं, इन्वेंशंस की बात करते हैं, तो इसमें रिलीजन नहीं देखा जाता, किस मज़हब में पैदा हुए इंसान ने ये इन्वेंशंस करी हैं ये नहीं देखा जाता। क्या कभी आपने टेक्स्ट बुक्स पे या कहीं भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि क्रिश्चियंस ने क्या क्या इजाद किया, या यहूदियों ने क्या क्या इजाद किया, या हिंदुओं ने क्या क्या इजाद किया, या फिर चाइना में रहने वाले जो चाइनीज़ रिलीजन में पैदा हुए लोगों ने क्या क्या इजाद किया, बुद्धिस्टों ने क्या क्या इजाद किया। ये बीमारी सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों है? क्यों हम हमेशा प्राइड जो है वो एक रिलीजन से लेते हैं? हमारे रिलीजन में पैदा होने वाला कोई इंसान कुछ इजाद करे तो हमें गर्व होगा। क्यों होगा? ये जो दुनिया है ये 1400 साल पहले नहीं आई, इससे बहुत पुरानी है ये दुनिया। बहुत सारी नायाब चीज़ें पहले ही इन्वेंट हो चुकी हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमंस का, रिलीजन का नहीं। और अगर वाकई रिलीजन की इतनी इम्पोर्टेंस है तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन मुस्लिम्स ने ईजाद करी। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के वेपन से लेकर के टेलीफोन से लेकर के बल्ब से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के दुनिया भर की चीज़ें नॉन मुस्लिम्स ने ईजाद करी। तो क्या वो इसीलिए ईजाद कर पाए क्योंकि वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे? और अगर उनके लिए ये सारी चीज़ें फिट नहीं बैठती तो आपके लिए कैसे बैठती हैं? अपने आप को दूसरों से अलग करना बंद करिए, अपने नज़रिए को थोड़ा बदलिए, खुद को पोलराइज करना और दूसरों से अलग थलग करना बंद करिए। यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें दिमागी तौर पे जो है बहुत ही कमतर बनाती हैं, बहुत ही छोटी सोच वाला बनाती हैं। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी पैदा हुए, हर एक हिंदुस्तानी उनसे प्यार करता है, कोई भी हिंदुस्तानी उनका मज़हब नहीं देखता। और आज जितना रिस्पेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम का है वो इसलिए नहीं है कि वो एक मज़हब में पैदा हुए। इस दुनिया में बहुत से महान लोग आए और गए, उनकी इज़्ज़त इसलिए है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, इस दुनिया के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम किए। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि वो किस मज़हब में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने कैसे काम किए, क्योंकि मज़हब में पैदा होने वाले लोग तो गलत और अच्छे काम दोनों करते हैं। अगर सिर्फ अच्छे काम करने वाले को आप मुसलमान का क्रेडिट दे देंगे और बुरे काम करने वाले को, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले को हम कहेंगे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो ये आपके दोगलेपन को दर्शाता है। इंसान बनिए, इस्लाम छोड़िए। शुक्रिया।